गाइस, वेलकम टू मेंटोर नेशन। एंड यार IBACIO के टायर 1 एग्जाम की डेट आ गई है। तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों पे है, करेक्ट। तो उसी बीच मैं आपके लिए एक पीस ऑफ मेंटल सेटिस्फैक्शन लेकर आई हूँ बाय डिस्कसिंग दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश। देखो यार, सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन के बारे में हम बेटर जान सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस। किस तरह के PYQs पूछे गए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करके एग्जाम में डाले गए थे, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी आगे वाली प्रेपरेशन को चैलेंज कर पाते हो, ठीक है। द कोर्स विच आई वॉज टेकिंग फॉर IBACIO, उसमें मैंने सारे के सारे रूल्स, ठीक है, फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फॉर ऑल द अदर रेलेवेंट थिंग्स जो इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है, सबके रूल्स मैंने कवर कराए हैं। हर वीडियो में मैं एक ही बात बोलती हूँ कि इंग्लिश रूल्स के ऊपर बेस्ड है। आप जितना अच्छा उसको पढ़ेंगे, जितने अच्छे रूल्स को आप अपना मेमोरी में रखेंगे, उतना बेटर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैंने वोकैबुलरी सेशंस चालू किए हुए हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन जो इंग्लिश में फॉर्म होता है वो वोकैबुलरी का होता है, ठीक है। आपको अगर सेंटेंस का लिखा मतलब ही समझ नहीं आएगा तो आप ऑब्वियसली उसे सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो वोकैबुलरी सेशन साथ साथ चालू है और अपने कोर्स में मैंने बहुत सारी वर्कशीट्स वोकैब वर्ड्स की प्रोवाइड करी हैं ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को, जो फॉर श्योर उनको एग्जाम में वन और द अदर वे हेल्प करेंगी, ठीक है ना। Heading on towards PYQ for English 2023 Shift 1. Let's discuss each question one by one. हर क्वेश्चन का मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी और ये एनालाइज कराऊंगी कि उनका आंसर कैसे पुट किया जाएगा, करेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। The sentence below has been divided into 3 parts. पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये नीचे वाला सेंटेंस गिवन है, उन्होंने अलग से दिया हुआ है, इसको उन्होंने 3 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 2 स्लैश मार्क्स हैं, ठीक है। सो 1 2 3 3 पार्ट्स हैं। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। वो पार्ट सेंटेंस करो सेलेक्ट का जिसमें एक एरर हो, जिसमें कोई गलती हो। इफ द सेंटेंस हैज नो एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन नो एरर। अगर सेंटेंस में एरर नहीं है तो अपने आंसर में नो एरर चूज कर लो। देखो ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें B नो एरर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, करेक्ट। चले आइए देखते हैं। सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सेंटेंस क्या है? आई डोंट नो द रीजन व्हाई ही हैज सेड ऑल दिस येट इट पुट्स हिम इन अ बैड लाइट। मुझे नहीं पता वो वजह जिसकी वजह से उसने ये सब बोला, फिर भी उसको एक बैड लाइट में रख दिया गया है, ठीक है। अब मैं आम तौर पे इस सेंटेंस को हिंदी में बोलना चाहूंगी तो मैं कैसे बोलूंगी? मुझे नहीं पता यार उसने ये क्या सब बोला। आई डोंट नो द रीजन जिसके पीछे उसने इतना कुछ बोल दिया और अब इसी की वजह से वो एक बुरी पोजीशन में है, इसी की वजह से वो एक बैड लाइट में है, ठीक है। अब आप सेंटेंस देखो, मैंने यहां पे जब इसको ट्रांसलेट किया था इसकी जगह फिर भी बोला था, और अभी जब मैं आपको नरेट कर रही हूं मैं बोल रही हूं आई डोंट नो द रीजन कि उसने ऐसा सब कुछ क्यों बोला। अब इसी सब की वजह से वो एक बैड स्टेट में है, ठीक है। ड्यू टू विच ही इज इन अ बैड स्टेट विच पुट्स हिम इन अ बैड लाइट, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं एरर यहां येट के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, फाइन। दूसरी चीज जो मैंने पेपर में बैठ के सोचनी है वो ये है कि येट मैंने कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था। वहां मुझे एकदम से याद आएगा कि जो मेरा येट है दैट इज अ कंजंक्शन। वो एक कंजंक्शन है जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है बीच में, ठीक है ना। और येट हमेशा ऐसी चीजों को जोड़ता है जो कॉन्ट्रास्ट में होती हैं, जैसे ही इज अ गुड मैन येट ही इज पुअर, ठीक है। वो अच्छा आदमी है बट वो गरीब है थोड़ा, ठीक है। सो दैट इज हाउ वेयर यू आर यूजिंग येट, जब आप 2 चीजों को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो। तो यहां पे द एरर इज लाइंग इन दिस पोर्शन दैट इज हैज ऑल दिस येट इट, ठीक है ना। तो हमारा आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ए पार्ट, करेक्ट।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हेडिंग है अरेंज द गिवन सेंटेंसेस 1 to 6 इन द करेक्ट ऑर्डर। जो 1 से 6 तक सेंटेंसेस हैं उन्हें बिल्कुल करेक्ट वे में लगाइए ताकि वो एक प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्म कर सके। ठीक है, सेंटेंसेस क्या है? They had escaped the dark world and were enveloped in a dazzling white light which almost blinded them। ये पहला सेंटेंस है जिसका हिंदी में मीनिंग है कि उन्होंने वो अंधेरे वाली जगह, बेसिकली ये डार्क वर्ल्ड अंधेरे वाली जगह नहीं होगी, एक नेगेटिव वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए डार्क वर्ल्ड यूज किया गया। एंड वर एनवलप्ड, और वो किसके इर्द गिर्द घिरे हुए थे? इन अ डैजलिंग वाइट लाइट विच ऑलमोस्ट ब्लाइंडिंग देम। एक उगता हुआ वाइट लाइट, ठीक है, बहुत ब्राइट वाइट लाइट, डैजलिंग होती है चमकती हुई, जिसके आगे उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। इट ऑलमोस्ट ब्लाइंडेड देम। The fountain of immortality sprung before them, from which they collected the elixir in a large conch shell। एक फाउंटेन इमॉर्टैलिटी का, इमॉर्टैलिटी मतलब अमर हो जाना, ठीक है, उनके आगे स्प्रंग, स्प्रंग मतलब उत्पन्न हुआ, फ्रॉम विच, जहां से उन्होंने कलेक्ट किया एलिक्सिर। एलिक्सिर जो वर्ड है ना वो अमृत के लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर अमृत। ठीक है, इन अ लार्ज कून शेल, बड़े से शंख के अंदर अमृत को इकट्ठा किया गया। ठीक है, द नेक्स्ट मोमेंट द बॉयज फाउंड देमसेल्व्स फ्लोटिंग ओवर मिस्टी क्लाउड्स। ये कुछ सेंटेंसेस है कि अगले ही पल वो लड़के अपने आप को उस फ्लोटिंग पाए गए उन क्लाउड्स के ऊपर। दे गेव हिम सम एलेक्सर फ्रॉम द शेल एंड ही इमीडिएटली एक्वायर एन इथेरल फॉर्म। तो उन्होंने उसको कुछ अमृत दिया उस शेल में से निकाल के, जिसके बाद वो एकदम अलग ही फॉर्म में चला गया। राइट, अब 4 सेंटेंसेस पढ़ के मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि पहले अमृत उत्पन्न होगा तभी तो वो उसको देंगे। तो अगर मुझे इन सेंटेंसेस को अरेंज करना है तो ऑप्शंस में कुछ ऐसा होना चाहिए कि 2 पहले आए और 4 बाद में आए, है ना। It was then they saw the formless one before them। उस सब के बाद उन्होंने एक formless one अपने सामने देखा। There was a bliss and tranquility around them। उनके आसपास सब जगह अलग सी फीलिंग थी। तो ये जो 6th सेंटेंस है ये कहीं ना कहीं इस फर्स्ट सेंटेंस के पैरेलल जा रहा है, क्योंकि दिस इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द सिचुएशंस अराउंड देम। राइट, अब सबसे पहले हम देखते हैं 2 और 4 में 4 पहले किधर है? 4 पहले इसमें है, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल। इसमें भी 2 पहले है, इसमें भी 2 पहले है और इसमें भी 2 पहले है। इन्हीं सेंटेंसेस को हाईलाइट लेके चलते हैं। यहाँ पे 2 और 4 के बीच में 5 है। इट वॉज देन दे सॉ द फॉर्मलेस वन बिफोर देम। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि पहले उन्होंने एक एलेक्सर लिया, दे कलेक्टेड द एलेक्सर, उसके बाद उन्होंने एक अपने आगे फॉर्मलेस वन देखा एंड देन दे गेव हिम सम एलेक्सर व्हिच एक्वायर्ड एन इथेरल फॉर्म। हो सकता है। यहाँ पे आ रहा है 2, 1, 4, 6 की स्प्रंग होने के बाद उन्होंने व्हाइट लाइट देखी। इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि व्हाइट लाइट के बाद ही तो वो फाउंटेन जगह होगा ना, सब जगह पहले ऐसा मौसम सा छाया, उसके बाद वो फाउंटेन में से एलेक्सर स्प्रंग हुआ। सिमिलरली यहाँ पे द नेक्स्ट मोमेंट द बॉयज फाउंड देमसेल्व्स फ्लोटिंग ओवर द मिस्टी क्लाउड। ये दोनों पॉसिबल है, क्योंकि या तो फॉर्मलेस वन बिफोर देम उन्होंने दिखा या उन्हें वो फ्लोटिंग दिखे, आइदर ऑफ द सिचुएशन है। यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है 5, 3 से, हमें इन दोनों में ऑलरेडी कंफ्यूजन है। लास्ट वाले को टारगेट करते हैं, 4 और 6। देखिए 6th सेंटेंस मैंने आपको बोला कि फर्स्ट के साथ पैरेलल है, तो B और D में फर्स्ट और 6 हमें साथ में दिखाई दे रहे हैं। राइट, तो मुझे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन B में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे जो इवेंट्स है वो एक दूसरे से रेलेवेंस फॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है? द नेक्स्ट मोमेंट द बॉयज फाउंड देमसेल्व्स फ्लोटिंग ओवर द मिस्टी क्लाउड्स। They had escaped the dark world and were enveloped in a dazzling white light which almost blinded them. There was a bliss and tranquility around them. Fountain of immortality sprung, जहां से उन्होंने अमृत कलेक्ट किया था। And then formless one उन्हें दिखा and finally उन्होंने उसको एलिक्सर दिया, जिससे उसकी एक इथेरल फॉर्म अक्वायर हो गई।
राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग द आंसर गोज बी। तो आंसर सेकंड का है बी। आप लोग फिगर आउट कर पाए कि मैंने किस तरीके से इन सेंटेंसेस को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से रिलेट किया और ऑर्डर में पुट करने की कोशिश करी, लेकिन सबका बेसिक एक ही था, सबका बेसिक एक था, हिंदी में ट्रांसलेशन। अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ ही नहीं पाओगे तो आप सेंटेंस को कैसे ही ऑर्डर में लगाओगे। बट आई अश्योर यू कि अगर आपको समझ में आ गया आप उसे ऑर्डर में लगाने में कामयाब हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट question number 3, which of the following statements correctly use the idiom pour oil on troubled waters by substituting the underlined words? ठीक है, तो इन्होंने एक idiom दिया है pour oil on troubled water, उसका मतलब जानो। पहली बात तो इसका मतलब डायरेक्ट हम क्लास में बताते ही होते हैं, मैंने भी अपनी वर्कशीट में प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। बट चलो 1% आप यू डिड नॉट कम अक्रॉस दिस इडियम इन योर प्रिपरेशन व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो आपको ये पहली बारी पेपर में दिखा, ठीक है। आप क्या करो, इसको लिख लो, pour ऑयल, तो मतलब तेल डालना, ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है। ट्रबल्ड वाटर्स मतलब है कि जो भी कुछ उलझी हुई है चीज़, ठीक है, जो भी कुछ उलझी हुई है चीज़ उसके ऊपर तेल पाओ, मिट्टी पाओ, ठीक है, जस्ट सबसाइड। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ये समझ में आ रहा है, टू सबसाइड एक तरह से, राइट। अब जरा थोड़ा ऑप्शंस पढ़ते हैं। If you unnecessarily interfere in others' affair, you will suffer yourselves. अगर तुम बेवजह किसी के मामले में दखल दोगे तो तुम खुद ही सफर करोगे, ठीक है। लेकिन इसका कहीं से कहीं तक मीनिंग हमारे ईडियम के साथ मैच नहीं हो रहा। Fed up with frequent strikes, the management decided to deal with the situation decisively. स्ट्राइक से परेशान होके मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि एक डिसीजन निकालते हैं इस चीज़ के साथ डील करने के लिए, ठीक है। बट अगेन मुझे उस पर कुछ रेलेवेंट नहीं लग रहा। द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अ जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द कम्युनल राइट्स इन अ बिड टू पैसिफाई द सिचुएशन। गवर्नमेंट ने एक जुडिशियल इंक्वायरी निकाली कम्युनल राइट्स के ऊपर ताकि वो उसको सुलझा सके, ताकि वो उसको सबसाइड करा सके। कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा रेलेवेंट जा रहा है। From his behavior, it is obvious that someone has prejudiced him against me. उसके बिहेवियर से ये साफ जाहिर होता है कि किसी ने उसको मेरे खिलाफ भड़काया है। ये भी कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहा, तो मुझे एक रेलेवेंट ऑप्शन सी ही दिखाई दे रहा है, जहां पे हमारे पास बी है ऑप्शन, दैट ओनली स्टेटमेंट सी इज करेक्टली यूजिंग दिस इडियम, है ना। कहीं ना कहीं मैं निकाल पाई। फिर से मेरा बेसिक क्या था, हिंदी में ट्रांसलेट करना, राइट। तो आंसर नंबर 3 का ऑप्शन आएगा बी। फाइन, नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। इस प्रोवर्ब का मीनिंग क्या हो सकता है? अगर फिर अगेन मैं वही बात बोलूंगी, मेरी वर्कशीट्स में ये गिवन है, बट से यू डोंट नो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको कैसे बोलो? आपने पेपर में पहली बार ही देखा, बेटर लेट देन नेवर। इसका मतलब है कि लेट होना बेटर है कभी ना पहुंचने से। कुछ ऐसे ही बनता है, ठीक है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज गुड टू बी क्लीन, गॉड इज क्लीन एंड यू शुड बी टू। इसका कहीं से कहीं तक कोई मीनिंग हमारे प्रोवर्ब के साथ मैच नहीं हो रहा। इट्स बेटर टू फिनिश समथिंग लेट देन टू नेवर डू इट एट ऑल। बेटर है आप कोई चीज लेट खत्म कर दो बजाय उसको ना ही करने के, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन जा रहा है। पीपल हु आर सिमिलर स्पेंड टाइम टुगेदर, but it has no connection with this.
डोंट मेक समवन एंग्री और हर्ट समवन, किसी को गुस्सा मत दिलाओ या किसी को बुरा मत फील कराओ जो आपको हेल्प कर रहा है या आपके लिए पे कर रहा है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इससे मैच नहीं हो रहा. सो द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो मैच हो रहा है दैट इज बी. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 4 sentences are given below. Find the odd one out. 4 sentences दिए हुए हैं, उनमें से odd one out निकालिए. A new analysis has determined that threat of global warming can still be greatly diminished if nations cut emissions of heat trapping greenhouse gases by 70% this century. अगर इस सेंचुरी में नेशंस 70% से अपनी एमिशन कट कर देंगे तो हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा सा डिक्लाइन देखा जाए. ठीक है, ये एक नई स्टडी आई है. चलिए पहली लाइन का मीनिंग हम समझ पाए. विद रिसर्च शोइंग, रिसर्च ने बताया कि एडिशनल वार्मिंग 1 डिग्री सेल्सियस की मे बी द थ्रेशहोल्ड फॉर डेंजरस क्लाइमेट चेंज, वो मे बी खतरनाक क्लाइमेट चेंज का एक थ्रेशहोल्ड है. द यूरोपियन यूनियन हैज कॉल्ड फॉर ड्रामेटिक कट्स, कि कट करो तो कम हो जाएगा. ये भी कहीं ना कहीं हमारे पहले लाइन से ही मैच कर रहा है, तो दोनों में से कोई ऑड निकालना मुश्किल है. The most dangerous potential aspect of climate change includes massive losses of Arctic sea ice and permafrost. ये दिखा रहा है हमें consequence. ये जो ऑप्शन है ये हमें रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दे रहा है. ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या रिजल्ट है ये वो बता रहा है. डी ऑप्शन कह रहा है इट इंडिकेट्स दैट वी कैन नो लॉन्गर अवॉइड सिग्निफिकेंट वार्मिंग ड्यूरिंग दिस सेंचुरी. ठीक है, द स्टडी पेपर्स हम अभी कर ही नहीं सकते इस वार्मिंग को प्रिवेंट, तो ये ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन पे जा रहा है, लेकिन हाँ ये बता उसी बारे में रहा है. बट सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही आउट ऑफ दी ब्लू हमें सजेशन दे रहा है, क्योंकि वो उसके रिजल्ट्स को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, तो हमारा ऑड वन आउट होगा सी, तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा सी. तो आंसर नंबर 5 का सी. धीरे धीरे सीख लीजिए मैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ, फिर वीडियो पॉज करके अगला क्वेश्चन पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, देखो कि क्या आप उसे फिगर आउट कर पा रहे हो. दो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो तो बिल्कुल ही डायरेक्ट है. सेलेक्ट द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग. डायरेक्टली हमें कॉर्प्यूलेंट का, ये एंड आंसर गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉर्प्यूलेंट का एंटोनिम बताना है. ठीक है, तो मैंने अपनी वर्कशीट में एंटोनिम तो नहीं बता रखा कॉर्प्यूलेंट का, लेकिन कॉर्प्यूलेंट के सिनोनिम वाली वर्कशीट में मैंने बता रखा है. कॉर्प्यूलेंट का मीनिंग होता है ओबीस, ओबीस का एंटोनिम होगा स्लिम. तो बिल्कुल ही डायरेक्ट आंसर है आंसर नंबर 6 का बी. मैंने आपको कहा ना वो कैब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, चाहे वो एंटोनिम्स में हो, चाहे वो सिनोनिम्स में हो, चाहे वो किसी भी तरह हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, व्हाटएवर. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताता है? सेंटेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करा गया है. बात करिए कौन से सेंटेंस में नो एरर है. ठीक है, ही हैज बीन रेड थ्रू द आर्काइव्स टू रिसर्च हिज आर्टिकल ऑन टाउन हिस्ट्री. जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही है. इसका हिंदी डिराइव करते हैं. ही हैज बीन रीड थ्रू. अरे यार कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, पेपर में टाइम बचाओ. हैज बीन लिखा है, हैज बीन है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका रूल क्या होता है? हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, यहाँ पे ही लगा है, सिंगुलर है तो हैज ही आएगा, बिल्कुल सही. बीन रीड लिखा है सिर्फ, जबकि वर्ब क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो क्या आना चाहिए था? आना चाहिए था रीडिंग. ठीक है ना, तो आंसर आएगा ये एरर वाला, आंसर नंबर 7 का डी. क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड. इसमें वर्ड अंडरलाइन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कौन सा वर्ड है. ये वर्ड है द ट्रेड एम्बार्गो हैज impacted एक्सपोर्ट रेवेन्यू. ठीक है, अब
आपको कंक्लूजन निकालने के लिए एम्बार्गो का मीनिंग पता होना जरूरी है। अगेन वो कैप पे बात आ गई, ठीक है। एम्बार्गो का एक्चुअली मीनिंग होता है रिस्ट्रिक्शन, किसी चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, रोक लगाना, ठीक है। पहला लाइन कहता है द न्यू ट्रेड लॉज हैज एग्जेम्प्टेड गुड्स फ्रॉम ड्यूटी। यार एग्जेम्प्टेड का मतलब तो ये है कि उन्होंने उसको मतलब एक तरीके से उसके ऊपर जो ड्यूटी थी वो खत्म ही कर दी, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। रिस्ट्रिक्शन होता है किसी चीज पे थोड़ी रोक लगाना, थोड़ा अलाउ करना, थोड़ी रोक लगाना, मतलब टेम्पररी। लेकिन एग्जेम्प्टेड का मतलब आपने परमानेंट ही उस पे खत्म कर दिया ड्यूटी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं इसके मीनिंग के साथ ज्यादा मैच नहीं हो रहा है। ट्रेडिंग इन सर्टेन गुड्स हैज बीन टेम्पररीली स्टॉप्ड, हाँ कहीं ना कहीं करेक्ट है क्योंकि वर्ड टेम्पररी यूज हो रहा है। गवर्नमेंट ऑर्डर हैज पुट रिस्ट्रिक्शंस, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट जा रहा है। एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड, रिस्ट्रिक्शन में कहीं ना कहीं इंक्रीज नहीं होती है, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ गए हैं, पॉजिटिव सेंस में बात आ रही है, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड का बनता है, राइट। तो सी ऑप्शन वुड बी दी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही क्वेश्चन है। द सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और आपको नो एरर वाला सेंटेंस चूज करना है। एज नून अप्रोच्ड सन फिल्टर्ड, जैसे ही दोपहर आई सन फिल्टर हुआ थ्रू एंड ब्रांचेस। कुछ और पढ़ने से पहले ही मुझे गलती दिख गई, एंड ब्रांचेस। अरे एंड तो उन शब्दों के साथ लगता है जिनमें ए, ई, आई, ओ, यू इन शब्दों की साउंड्स आती हैं, यहां तो ब की साउंड आ रही है तो एंड तो नहीं लगेगा, तो एरर हमारा इसी सेंटेंस में है। तो आंसर नंबर 9 का डी। आपने देखा बीच में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए जो या तो डायरेक्ट थे या बिल्कुल ही देखते दिख रहे थे। टाइम बचाओ क्वेश्चंस, है ना। नेक्स्ट, select the correct conclusion based on the meaning of underlined word. After his father's death, underlined word ये है, he became a prodigal of his fortune. Again आपको मतलब पता होना चाहिए prodigal का। यार prodigal का मतलब होता है, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं, सब कुछ बर्बाद कर देने वाला, सब कुछ बर्बाद कर देने वाला, खत्म कर देने वाला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ये बन रहा है कि अपने फादर की डेथ के बाद वो अपनी ही किस्मत का बर्बादी ले आया। फॉर्चून मतलब अपनी आने वाली फ्यूचर की बर्बादी ले आया। कंक्लूजन है ही गेन्ड विजडम एंड स्पेंट मनी कॉशियसली। ये तो उल्टा जा रहा है, मतलब उसने समझ हासिल कर ली, ये तो बर्बादी है। बीइंग दी ओनली हायर, उसने अपने फादर की सारी वेल्थ इनहेरिट कर ली, बट इसका कहीं से कहीं तक इससे लेना देना नहीं है। He squandered his wealth recklessly and lost all his had. हाँ, जितना भी उसके पास था उसने सब खो दिया, सब बर्बाद कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं करेक्ट हो सकता है। He assumed the responsibility of increasing his father's fortune. ठीक है, उसने अपने फादर की फॉर्च्यून बढ़ाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो सब बर्बाद कर दिया। तो ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आंसर नंबर 10 का fine. Next, select the word which is closest in meaning, that is synonym to the word equivocal. मेरे को इक्विवोकल का एंटोनिम याद है। इक्विवोकल का एंटोनिम था ऑब्वियस, जिस चीज का सीधा सीधा मीनिंग हो और वो ऑब्वियस है, दैट इज इक्विवोकल, ठीक है। सो दैट इज ऑब्वियस, ठीक है। और इक्विवोकल होता है उसका उल्टा, कि हो सकता है हम किसी दो चीजों में कंफ्यूज्ड है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हमारे लिए वर्ड ला रहा है एम्बिगुअस। अनएनिमस का मतलब है रैंडम, ठीक है। ऑक्लूड मतलब होता है ऐसे मिलना, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज में रुकावट। तो मोस्ट सूटेबल आंसर बन रहा है डी। एंड वैसे भी ये डायरेक्ट ही दिया होता है कि इक्विवोकल का सिनोनिम है एम्बिगुअस और एंटोनिम होता है ऑब्वियस, राइट। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 12, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको वो रीड करने हैं और इनको अरेंज करना है, जिसमें आपको ओपनिंग सेंटेंस दे रखा है, क्लोजिंग सेंटेंस दे रखा है। अब ये वाला क्वेश्चन ना यार 23 में पहली बार इस पैटर्न से बन के आया था, बच्चे समझ ही नहीं पाए थे। हालांकि आप वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड से बैठ के समझोगे तो आप खुद देखो कि सिंपल बात बोल रहे हैं वो, जबकि उन्होंने आपके लिए आसान कर दिया। उन्होंने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंस दे दिया है कि क्या है, पहला और आखिर हम दे रहे हैं आपको, आप बीच के जंबल अरेंज कर लो, तो वो तो आसान हो गया ना। आइए देखते हैं। जब मैंने ये क्वेश्चन पहली बार देखा था, मैं देखते ही क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच पाई थी बहुत इजीली, एंड दैट इज वेयर आई फेल्ट कि यार ये ज्यादा इजी वे है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दी। अब तो सबसे ज्यादा झंझट तो यही होता है ना कि शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, बीच के तो फिर भी रीअरेंज हो ही जाते हैं। सो क्वाइट ईजी था ये करना। आओ देखते हैं कि मैंने कैसे सोचा इसको देखते ही करने का। पहला सेंटेंस बोल रहा है, born on October 5, 1983 in Los Angeles, California, Emma Stone's journey in the entertainment industry began at young age. जो 5 अक्टूबर 1983 लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एमा स्टोन नाम की लड़की पैदा हुई थी, उसकी जो जर्नी थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो बहुत ही छोटी उम्र से शुरू हो गई थी। जब वो लोकल थिएटर क्लासेस अटेंड करती थी, उसने अपना पैशन डिस्कवर किया एक्टिंग का, और फिर उसने ऑडिशन करना शुरू किया रोल्स के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली ये इसके बाद का स्टेटमेंट लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी तो वो पैदा ही हुई है। उसके बाद उसने सबसे पहले लाइफ में क्या किया, थिएटर क्लासेस अटेंड करी, वहीं से उसने ये सोचा कि मेरे लिए एक्टिंग परफेक्ट है। तो ये मेरा नंबर 1 सेंटेंस हो गया। पहले उसको बहुत सारी रिजेक्शंस फेस करनी पड़ी, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन, उसका टैलेंट उसे इवेंचुअली लैंड कर उसको ले गया एक रोल की तरफ कॉमेडी में, दैट वाज सुपर बैड। ठीक है, तो ये भी इसी के साथ चल रही है कि वो एक्टिंग में डिस्कवर करने के बाद उसको इनिशियली रिजेक्शंस फेस करनी पड़ी, फिर लेकिन धीरे धीरे वो चल पड़ी। उसका करियर स्काई रॉकेट कर गया। ठीक है, हेल्प, लाला लैंड ऐसे करके उसने अकेडमी अवार्ड लिया बेस्ट एक्ट्रेस का। चलो ठीक है, कर सकते हैं, बट उससे पहले अगला सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। Inspired by the likes of Meryl Streep, Stone continued honing her craft and exploring diverse roles, solidifying her status as one of the Hollywood's leading actresses. इस लाइन का मीनिंग कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि वो स्ट्रगल करती रही क्या बनने में, हॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस, लेकिन यहाँ पे वो बन चुकी थी, उसको अवार्ड मिल चुका था। तो इसका मतलब इसके बाद ये आना चाहिए, फिर हमारा अवार्ड वाला आना चाहिए। और फाइनली हमारा लास्ट स्टेटमेंट, आज एमा स्टोन एक रिस्पेक्टेड फिगर खड़ी होती है फिल्म इंडस्ट्री में। ठीक है, सेलिब्रेटिंग फॉर हर वर्सिटिलिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। ठीक है ना, तो हमारा ऑर्डर बन गया PQSR। आइए देखते हैं ऑप्शंस में है, यस यू कैन सी ओवर हियर। तो मेरे लिए ये ऐसे था कि मैंने फटाफट से इसकी हिंदी बनाई और इसको ऐसे सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, नॉर्मल। मैंने बोला ना, होल्ड आप तभी रखोगे जब आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, बिना हिंदी में ट्रांसलेट करे आप अटके रह जाओगे। सेंटेंसेस गिवन बिलो के फिर से 3 पार्ट्स हैं, चौथा क्वेश्चन है सेम टाइप में, 3 पार्ट्स हैं। ये देखिए, ये देखिए, we will have to spend a few hours, टेंस टू ठीक लगा है, we will have to spend a few hours journeying down in a bus। journeying down हम कैसे लिखते हैं, हमें कुछ घंटे बस में बिताने पड़ेंगे। We will have to spend a few hours on our journey in the bus, है ना। तो journeying down is making no sense, which is bound to take its toll। ये सही है, तो कहीं ना कहीं एरर जर्निंग में ही है, तो आंसर हमारा ए होगा। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बीइंग फ्रेज्ड। जर्निंग जैसा कोई शब्द नहीं होता इंग्लिश में। नेक्स्ट, ये फिल इन दी ब्लैंक्स टॉपिक में से उठाया गया था। ठीक है, अगेन इसमें 2 टॉपिक्स का मिक्सचर यूज किया गया है। एक तो ऑब्वियसली फिल इन दी ब्लैंक्स जो आपको दिख ही रहा है, और दूसरा वोकैब्युलरी। अगर आपको वर्ड्स ही नहीं पता आप क्या फिल इन करोगे, है ना। What draws India closer to an obscure and indifferent picture are the indigenous tribes। आपको भी पता है कि ट्राइब्स को हम क्या बोलते हैं, हम इंडियन ट्राइब्स को इंडिजिनस ट्राइब्स बोलते हैं। तो जहां जहां मुझे इंडिजिनस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वैसे तो चलो एज पर माय थॉट और पहले एक्सप्लोर करते हैं।
दे ओन देयर पर्सनल आइडेंटिटी, उनके खुद की पर्सनल आइडेंटिटी होती है, एंड दे आर वेरी फार फ्रॉम दी लेटेस्ट ट्रेंड. लेटेस्ट के लिए द वर्ड इज कंटेम्पररी. बाकी जगह यूनिक लिखा है, मॉडर्न भी आ सकता है, लेकिन मॉडर्न में आगे ऑब्सोलीट है, तो वो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा. करंट भी आ सकता है, लेकिन इमिग्रेंट ट्राइब्स नहीं है. इंडिया की जो अपनी ट्राइब्स की बात हो रही है, ठीक है ना. एज आदिवासीज मेंशन कर दिया उन्होंने आदिवासीज के बारे में. हैविंग देयर ओन लैंग्वेज, रिलीजन, फेस्टिवल्स, क्यूजीन्स, डांस, म्यूजिक विथ सच एन डैश कल्चर. ठीक है, अब एन लिखा है तो मोस्टली वॉवल वर्ड होना चाहिए, तो एंजेमेटिक, ऑप्रेसिव, एन्चांटिंग, अलार्मिंग. ठीक है, ऑप्रेसिव और अलार्मिंग नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट positive sense, like signifying holding a contrasting patriarchal and matriarchal society. So the word most suitable is enigmatic. The lively dash of the tribal community. ठीक है, उनका presentation, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा lively है in India, वो stretch करता है कुछ villages from Indian Himalayan region to the southern most tip of India, north east से लेके राजस्थान तक. तो आंसर आता है टैब्लू. टैब्लू का मतलब ही होता है रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 1 सबसे ज्यादा सूटेबल हुआ. बी ऑप्शन भी किसी को लग सकता है पेपर में, क्योंकि ओरिजिनल, यूनिक ठीक जा रहे थे, बट ऑप्रेसिव नेगेटिव आ जाता है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन भी सही है. ठीक है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल हो गया. कौन सा सही से ज्यादा एलिमिनेट करना इंपॉर्टेंट रहता है? ऑब्सोलीट, मॉडर्न, एन्चैंटिंग, इंचैंटिंग. यही यहाँ पे वो हो गया था कि बोलने वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम, या फिर चलो इंचैंटिंग का आप मीनिंग भी यूज कर लो तो भी ऑब्सोलीट इज नॉट गोइंग करेक्टली. और यहाँ पे इमिग्रेंट कोई सही वर्ड नहीं हो रहा था. ठीक है, अगला डायरेक्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड एजस. इस वर्ड का मीनिंग होता है प्रोटेक्शन. डायरेक्ट मीनिंग है इसका, मैंने अपनी वर्कशीट में भी दिया हुआ है, प्रोटेक्शन. तो आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 16. सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन दी अंडरलाइंड ईडियम. ईडियम है ये, स्प्लिटिंग हेयर इज फ्यूटाइल एंड विल नॉट रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम. ठीक है, एक्चुअली जो ये वर्ड होता है स्प्लिटिंग हेयर, ईडियम होता है, सॉरी, ये एक्चुअली यूज होता है बिना मतलब की चीजों के लिए. ठीक है ना, तो पहला है सुपरफिशियल इन्वेस्टिगेशन विल सफाइस द प्रॉब्लम. सुपरफिशियल तो अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन होगी. मेकिंग पिविश क्रिटिसिज्म्स ऑन ट्राइबल मैटर, ये वर्ड करेक्ट है, क्योंकि पिविश वर्ड भी उसी के लिए यूज होता है कि बिना मतलब की. ठीक है, अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज नॉट टॉलरेटेड इन डिक्टेटरशिप. इसका मीनिंग कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहा. तो मोस्टली करेक्ट कंक्लूजन मुझे सेकंड लग रहा है, सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम गो डाउन लाइक अ लीड बलून. ये भी मेरी वर्कशीट में गिवन है, डायरेक्ट ईडियम है. गो डाउन लाइक अ लीड बलून का मतलब होता है टू बी रिसीव्ड बैडली बाय द ऑडियंस. सबको आप गलत लगना. ठीक है, ऑडियंस के लिए आप एक गलत एग्जाम्पल सेट हो रहे हो. ठीक है ना, तो आंसर होगा ए. ये डायरेक्ट है यार, इसलिए मैं डिस्कशन कम कर रही हूँ. एनी हाउ ये चीजें ऐसी हैं जो आपको लर्न ही करनी होंगी. देन क्वेश्चन नंबर 18. ये थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ एक चीज थी कि जिसमें मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी पढ़ने पे, बट देन आई फिगर्ड आउट कि करेक्टली कैसे इसको पेपर में करा जा सकता है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगी हूँ. देयर इज अ सेंटेंस दैट इज मिसिंग इन द पैराग्राफ बिलो. Look at the paragraph and decide in which blank 1, 2, 3 or 4 the following sentence would best fit. Actually उन्होंने एक पैराग्राफ दिया है जिसमें उन्होंने जगह जगह स्पेसेस दिए हैं 1, 2, 3, 4, और ये हमारा एक सेंटेंस है. सेंटेंस क्या है? ये वाला. On the other hand, we find persons engaged in worst type of corrupt practices living in peace and prosperity. कि एक तरफ हम देखते हैं कि जो लोग गलत कामों में engaged हैं वो भी आराम से मजे में रह रहे हैं पीस और प्रॉस्पेरिटी में.
ठीक है ना. सो वी ऑफन कम अक्रॉस सिचुएशंस एंड इंसिडेंट्स विच अपीयर क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी टू द नोन लॉज ऑफ नेचर एंड क्रिएटिंग डाउट्स अबाउट द इम्पार्शलिटी ऑफ डिवाइन जस्टिस. कि कभी कभार हम ऐसे किस्सों के कम अक्रॉस आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि इम्पार्शियल जस्टिस होने के बावजूद जो लोग क्रिमिनल्स हैं वो एक्चुअली फ्री बैठे हैं और अच्छे से रह रहे हैं. ठीक है ना. For instance, honest, duty-conscious, morally elevated person is often seen caught in adversities in one form or the other. मतलब जो बढ़िया बंदा है वो देखा जाता है कि किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और is suddenly struck with some great misfortune in life. ठीक है. एज दो ही और शी वर बीइंग पनिश्ड बाय गॉड फॉर ग्रेट सिन. कि जैसे मानो भगवान उनसे किसी चीज का बदला ले रहा हो, जबकि वो इतने बुरे नहीं है. दे हैव बीन डूइंग गुड डीड्स, स्टिल दे आर स्टक विद एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ. An idler wins a jackpot or inherits a fortune from unexpected quarters, whereas a hardworking, intelligent person is found suffering endlessly for wants of basic necessities. कि एक आइडलर मतलब वेले बंदे को बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है और एक हार्डवर्किंग पर्सन लास्ट तक बस स्ट्रगल ही करता रहता है. ठीक है. One person achieves great success with little effort, whereas another does not succeed in spite of his best efforts. एक बंदा थोड़ा सा काम करने में भी बहुत बड़ी सक्सेस ले लेता है, दूसरा बंदा करता ही रहता है फिर भी उसे कोई सक्सेस नहीं मिलती. ठीक है ना. तो इसका भी such phenomenon has been popularly ascribed to the role of fate. ये बातें फेट के बारे में बताई गई हैं. अब हम चलते हैं हमारे सेंटेंस के बारे में. सेंटेंस में था ऑन दी अदर हैंड, तो इसका मतलब पहले किसी के बारे में बताया गया है ना. We often come across incidences, ये नेचुरल लाइन थी. दूसरी लाइन थी कि एक मॉरली एलिवेटेड पर्सन एडवर्सिटीज में कॉट है, ऐसे उसको पनिश किया जा रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे हम उसको फिट कर सकते हैं दैट ऑन दी अदर हैंड जो पर्सन है करप्ट प्रैक्टिसेस में वो भी पीस और प्रॉस्पेरिटी में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सेकंड में उसको फिट कर सकते हैं. इस सेंटेंस में ऑलरेडी वेयर एज में दो कंपैरिजन दिए हुए हैं, यहाँ में भी दो कंपैरिजन ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं, तो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन मेरा सेकंड बनता है. तो आंसर होगा मेरा सी, क्योंकि वहां पे मेरा कंपैरिजन मिसिंग था. करेक्ट. आगे चलते हैं 19th पे. मैच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. क्या सब्स्टिट्यूशन है? एन एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम. ये डायरेक्ट, दिस इज सच बता रही हूँ यार बच्चों, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपनी वर्कशीट्स में दिए हुए हैं. मैंने लिस्ट दी हुई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, उनमें ये सारे वर्ड्स हैं. ठीक है. एल्मनैक होता है वो कैलेंडर जिसमें इंपॉर्टेंट डेट और टाइम बताई जाती है. बच्चों को नहीं मिलता स्कूल में एल्मनैक, उनमें सारा पूरे साल का सिलेबस कोर्स बता के देते हैं वो. One who is a critical judge of any art, that is connoisseur. One who does not appreciate art, literature or music, Philistine. An ideally perfect state, utopia. तो A का हो गया 2, B का हो गया 1, C का हो गया 4, D का हो गया 3. A option is the correct answer. Then similarly ये भी बिल्कुल डायरेक्ट है. Act of looking into one's mind, दूसरे के दिमाग में झांकना, that is introspection. So इसका आंसर होगा थर्ड. Pleasure mixed with sadness at recalling happy moments of the past. Past की चीजें याद करना, nostalgia. False perception of things जो actually exist नहीं करती. ठीक है, that is hallucinations. और state of absent-minded daydreaming कि आप दिन में ही अपने में lost हो, that is reverie. तो आंसर होगा A का 3, B का 4, C का 1 एंड D का 2. ये हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 1. सिलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन. सेलेक्ट करिए सही कंक्लूजन, मतलब सही जवाब, सही मीनिंग. ठीक है. बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड ईडियम. किसके मीनिंग पे? जो नीचे दिया गया ईडियम है उसके बेसिस पे. मैंने ऑलरेडी काफ़ी बारी बताया है, एक शॉर्ट्स की सीरीज़ भी तैयार कर रखी है ईडियम्स को लेके, जहाँ पे
अलग अलग ईडियम्स में बताती हूँ और हमेशा मैं ये बात डिस्कस करती हूँ कि ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यहाँ आईबी में भी, ठीक है ना। सो द होल एजिटेशन अगेंस्ट द न्यू रेगुलेशंस, एजिटेशन का मतलब है जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, अगेंस्ट किसके खिलाफ, जो नई रेगुलेशंस बनी है, वॉज अ स्टॉर्म इन अ टी कप, वो किसके बराबर थी, एक चाय के कप में आंधी आने जैसी, ठीक है। अगर मैंने जब इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो अपने आप ही इसका मीनिंग निकल के आया कि जितना भी उन्होंने रेवोल्यूशन किया था, जितनी भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसके अगेंस्ट, नए रेगुलेशंस के अगेंस्ट, वो तो बिल्कुल वैसे था जैसे एक चाय के कप में आंधी आना। अब आप बताइए क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, चाय के कप में आंधी आएगी भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। सो इट वाज जस्ट अ एग्जैजरेशन ऑफ द मैटर। तो आइए देखते हैं, पहला कंक्लूजन कह रहा है दैट द एजिटेशन वाज सो प्रोफाउंड दैट इट स्प्रेड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री। प्रोफाउंड का मतलब है बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव थी कि वो सारे देश के कोने कोने में फैल गई, ऐसा नहीं है, इट वाज जस्ट लाइक अ स्टॉर्म इन अ टी कप। सो ये वाला कंक्लूजन मैच नहीं होता। द डिसएग्रीमेंट ओवर द क्रूशियल पॉलिसी गार्नर्ड यूनिवर्सल सपोर्ट। एक जो डिसएग्रीमेंट हुई उस पॉलिसी के ऊपर, उसने सारे जगत का सपोर्ट हासिल कर लिया, तो ऑब्वियसली वो सब जगह फैली। लेकिन हमारा ईडियम तो ये कह रहा है कि it was just like a storm in a teacup, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड, the protest died down quickly as it was an unnecessary fuss over a trivial matter। जो प्रोटेस्ट हुआ था वो फटाफट बंद भी हो गया, कुछ ऐसा ज़्यादा खास हुआ नहीं, क्योंकि वो एक अननेसेसरी फस था उस मैटर के ऊपर। फस मतलब बिना मतलब की बहस, सही बात है। वो इसके साथ हमारा थोड़ा थोड़ा रिलेट भी कर रहा है कि वो तो बस एक चाय के कप में आंधी तूफान आने जैसा था, तो कहीं ना कहीं हमारा ये सेंटेंस जा रहा है। फोर्थ सेंटेंस भी देख लेते हैं। The agitation was joined by 1,000 of people despite the adverse weather condition। अगर खूब सारे लोग आके उस एजिटेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो दैट मीन्स द प्रोटेस्ट इज इंक्रीजिंग। तो ये हो गया हमारा ईडियम से नॉट मैचिंग। सो ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सही बात जी, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। The sentence below has been divided into 3 parts and select the part of sentence that has an error। If sentence has no error, select no error। तो मतलब ये तो spotting the error वाला क्वेश्चन है। सेंटेंस है I wrote to Giordano this morning and when we return to Paris all will have been being arranged। जब मैंने सेंटेंस पढ़ा मैंने तुरंत देखा यहाँ पे विल हैव बीन तक तो ठीक लिखा है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट लगा है, लेकिन इस बीइंग का रेलेवेंस में समझ नहीं पाई, जबकि पूरा सेंटेंस में टेंस क्या लग रहा है, पास्ट। आई रोट, ठीक है ना। सो हमारा यहाँ पे मुझे एरर दिखाई दे रहा है, सो आंसर शुड गो डी। करेक्ट गाइस, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ विच हैज बीन नंबर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले साल के पेपर में, मतलब 2023 के शिफ्ट 1 के पेपर में भी ऐसा सा सोल्यूशन था, ठीक है। आइए देखते हैं। The seemingly dash hummingbird is one of the toughest beasts in the animal kingdom। ठीक है, vulnerable भी हो सकता है, robust भी हो सकता है, fragile भी हो सकता है, delicate भी हो सकता है, anything can be possible। तो इसका मतलब हम फर्स्ट ऑप्शन से गेस नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शन नंबर 2। Some 330 species dash in diverse and often brutal environment। मतलब कम से कम कुछ 330 स्पीशीज डाइवर्स और ब्रूटल इन्वायरमेंट में रह रही है। सो रह रहने के लिए हम सस्टेन, थ्राइव, एंडोर, कुछ भी इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगेन ऑप्शन नंबर 2 में हम रेलेवेंसी फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टीरियसली द बर्ड्स आर फाउंड ऑन ओनली इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। दे आर लिविंग डैश द एज ऑफ व्हाट्स पॉसिबल फॉर द वर्टिब्रेट्स। अब यार ये क्या होता है ना, जब भी हम एज, तो प्रेपोजिशन हमेशा एट द एज यूज होती है।
ठीक है, ये जब मैंने प्रेपोजिशन के रूल्स कराए हैं अपने कोर्स में, वहाँ पे मैंने एट दी एज भी कराया है, तो यहाँ पे एट जाएगा हमारा। तो थर्ड ऑप्शन के लिए हम थोड़ा श्योर हो गए हैं। बट जब पेपर में आता है ना बेटा ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे एट, बाय, ऑन में भी कंफ्यूजन होने लगता है। डिस्पाइट दिस फैक्ट यू नो इट, लेकिन फिर भी पेपर में कंफ्यूजन जागता है। लेकिन वहाँ घबराना नहीं है, ध्यान रखना है कि मोस्टली सिचुएशन में एट द एज यूज किया जाता है। नेक्स्ट, and they are mastering it, says Karl Spoochman, a German dash who studied a captive hummer that lived 17 years. अगर एक जर्मन है जो बर्ड्स के बारे में पढ़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो एक और ऑप्शन हमें सी की तरफ इंक्लाइन होता हुआ दिख गया, क्योंकि बाकी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है आई चेकअप स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ठीक है ना, तो उन सब का कोई रिलेशन है नहीं है। Imagine the dash of an organism of only 5 to 6 grams to live that long. He says, imagine the capacity of an organism कि वो इतना रह पा रहा है. So we can say that imagine the endurance, stamina, कुछ भी हो सकता है. लेकिन since हमारे दो options बिल्कुल C पे figure out हो रहे हैं और 1, 2 और 5 को लेके हम sure नहीं है, तो हमारा आंसर हम C के साथ ही जाएंगे. मैं फिर बता रही हूँ, पेपर में सही से ज़्यादा चुनने पे फोकस करना है कि गलत कौन सा है जिसका पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो आप अपने आप सही की तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे। राइट बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब ये जो क्वेश्चन है ना, देखो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा हुआ है। कैसे? आप कहोगे मैम ये तो क्या बोल रहे हो आप, ये तो कंक्लूजन पूछ रहे हैं। हाँ बेटा, वो कंक्लूजन पूछ रहे हैं ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। और अंडरलाइन वर्ड पढ़ो क्या है? फिलैटलिस्ट। ये मैंने आपको अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वर्कशीट में दिया हुआ है, उन बच्चों को जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। वहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि फिलैटलिस्ट कौन होता है? द वन हु हैज हॉबी टू कलेक्ट एंड स्टडी कॉइन्स एंड मेटल्स, या the one who has huge collection of stamps all over the world? Yes, philatelist is one who has the collection of stamps from all over the world. ये as it is one word substitution में मैंने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आंसर हो गया हमारा only one is correct। आगे चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। सिनोनिम पूछा गया है ऑफ द वर्ड एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी का मतलब होता है यार डिटेल्ड, ठीक है, डिटेल्ड, करेक्ट, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, सही। सही मायने में देखा जाए तो सही एग्जेम्पलरी का मतलब होता है। अब यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए हुए हैं। डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल का मतलब होता है बेकार। सबस्टैंडर्ड मतलब पुअर क्वालिटी। अनवर्थी सेम, बेकार। लेकिन इम्पेकेबल होता है करेक्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एग्जेम्पलरी। यू हैव डन एग्जेम्पलरी गुड इन योर एग्जाम, ठीक है, दैट इज ओनली इम्पेकेबल। तो सिनोनिम जा रहा है हमारा इम्पेकेबल। अगेन आई वुड रीआइटरेट, आई हैव गिवन दिस इन माय वर्कशीट्स। बारी बारी मैं आपको बोल रही हूँ, अभी भी आपके पास कुछ दिन है, ट्रैक कर लीजिए। कम से कम इंग्लिश के 6-7 क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। 6th, सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन अगेन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये भी देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे है। These days he is working on a monograph which is very important for him। या फिर आप लगा लीजिए कि मोनोग्राफ का मीनिंग क्या है। So what is actually monograph? Monograph is a specialized subject which is an important resource for scholars। ठीक है, तो सेंटेंस पढ़ के भी पता लग रहा है इन दिनों वो किसी मोनोग्राफ पे काम कर रहा है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ही इज वर्किंग ऑन समथिंग स्पेशलाइज्ड, ठीक है। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर सी। देन 7th, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग। एंटोनिम बताइए सार्डोनिक का। इसके लिए सबसे पहले जानने का मतलब है कि सार्डोनिक का मीनिंग क्या है। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ सार्डोनिक। सार्डोनिक जो शब्द है उसका मीनिंग अराइज हुआ है, सबको वर्ड ये सरकाज़म जरूर पता होता है, ठीक है, वहीं सार से ये सार्डोनिक शब्द भी आया है, ठीक है, और इसका मतलब होता है मॉक, टू मॉक, मजाक करना, ठीक है। इसका हमें एंटोनिम ढूंढना है। तो ग्रेशियस पहला शब्द है जो डायरेक्ट इसका एंटोनिम है, क्योंकि ग्रेशियस का मतलब होता है ब्यूटीफुल,
है ना, द वन दैट इज रिमार्केबल। लेंदी का मतलब होता है लंबा, आई एम सो सॉरी। पॉज का मतलब होता है ब्यूटीफुल, चबी, ओवरवेट। इटर्नल का मतलब होता है वन दैट लास्ट्स फॉर एवर। तो सबसे सही जो इसमें मतलब जा रहा है वो ग्रेशियस ही जा रहा है, विच इज ऑपोजिट टू सार्डोनिक। अगेन ये डायरेक्ट है, वर्कशीट्स में मेंशन है। Question number 8. Select the most appropriate meaning of the given idiom. This is also given in the worksheet. It's a small world. See, we meet again. It's a small world. कितना छोटा दुनिया है, यहीं के लोग यहीं मिल जाते हैं, ठीक है ना. So make all possible efforts. No, this is not related. You frequently see the same people in different places. Yes, that's correct. बाकी दोनों भी मैच नहीं कर रहे, तो आंसर नंबर बी हमारा 8th का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पढ़िए और एनालाइज करिए कि क्या गिवन है. वही ओपनिंग सेंटेंस है, क्लोजिंग सेंटेंस है, कुछ सेंटेंसेस है और हमें उन्हें ऑर्डर में अरेंज करना है. सो दिस इज रिलेटेड टू करेक्ट रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस. ओपनिंग सेंटेंस कहता है द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डंकिर्क इवैक्यूएशन वाज जर्मनीज इन्वेजन ऑफ द लो कंट्रीज एंड नॉर्दर्न फ्रांस इन मे 1940. मैंने आपको हमेशा बताया है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने का सबसे पहला स्टेप होता है उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना. इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम डनकिर्क इवैक्यूएशन की, जो कि जर्मनी का इन्वेजन था, जर्मनीज इन्वेजन ऑफ द लो कंट्रीज एंड नॉर्दर्न फ्रांस इन मे 1940. ठीक है. पहला सेंटेंस कहता है पी द डच डिफेंडर्स फेल बैक वेस्टवर्ड एंड बाय नून ऑन मे 12 जर्मन टैंक्स वर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ रॉटरडैम. इसका मतलब जर्मन इज द वन हु इज अटैकिंग, ठीक है, एंड डच इज द वंस विच इज डिफेंडिंग. So the Dutch defenders fell back westward and by noon on May 12 May German tanks were on the outskirts of Rotterdam. मतलब ये बीच की कहीं लाइन है जहाँ पे डच पीछे हट चुके हैं और जर्मन अटैक करता हुआ आगे जा चुका है. Q. The Dutch Queen Wilhelmina and her government left the country for England on May 13 and the next day the Dutch army surrendered to the Germans. तो ये तो बिल्कुल लास्ट की लाइन हो गई ना कि सरेंडर ही कर दिया, ठीक है ना. देखो सरेंडर कर दिया डच ने जर्मन्स को. आर ऑन May 10 द जर्मन ब्लिट्जक्रिग अटैक ऑन द नेदरलैंड्स बिगैन ये शुरू हुआ है, ठीक है, बिगैन with the capture by parachutists of the key bridges deep within the country with the aim of opening the way for mobile ground forces. तो कहीं ना कहीं हम इसको फर्स्ट सेंटेंस इंक्लूड कर सकते हैं आफ्टर द ओपनिंग स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज डिस्क्राइबिंग द स्टार्ट एंड द बिगिनिंग ऑफ वॉर. S. The invasion of Belgium also began on May 10 when the German airborne troops landed on the fortress of Ibn Email immediately opposite Maastricht on the bridges over the Albert Canal. तो यहाँ पे वर्ड ऑल्सो इस्तेमाल किया गया है कि बेल्जियम में भी इन्वेजन कर गए, है ना. तो देखा जाए तो ये हमारा हमें स्टार्ट लगा, ये हमें हमारा एंड लगा. स्टार्ट के बाद ये हमारी हमें सेकंड लाइन लगी, ऑल्सो के साथ ये हमें हमारी थर्ड लाइन लगी. कुछ ऐसा करके हम रिलेट कर पाए. आइए चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं क्या कह रहे हैं. पहला ऑप्शन है QPRS. क्यू तो हमें बिल्कुल एंड लाइन लग रही है तो ए ऑप्शन के साथ तो थोड़ा थोड़ा मना ही है. बी में P सबसे पहले आ रहा है, P हमने सेकंड रेफरेंस में मार्क किया है. चलो आगे ऑप्शन देखते हैं बिफोर टेकिंग एनी कॉल ऑन द सेकंड ऑप्शन. C R पहले आ रहा है और हमारे उसमें भी R एक स्टार्ट है और अगर हम D ऑप्शन देख रहे हैं तो उसमें भी R पहले है. तो कहीं ना कहीं हमारी इंक्लिनेशन चली ही जाती है कि यार हो सकता है R ही हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो. अब उसे ध्यान से स्टडी करते हैं. सेकंड उनका P है और हमारे हिसाब से भी सेकंड P है, तो कहीं ना कहीं हम सही जा रहे हैं RP. देन C ऑप्शन में QS है, D ऑप्शन में SQ है. Q हमें पता है श्योरली हम एंड तक हैं, सरेंडर, तो Q लास्ट में ही आना चाहिए. तो हमारा ऑप्शन बनेगा D RPSQ.
देखा ना कैसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके थोड़ा थोड़ा फिगर आउट कर लिया। बेटा सब चीज़ें नहीं हम फिगर आउट कर सकते। अब सोचो मुझे तो आता ही नहीं यार, हिस्ट्री ही नहीं पता, तो मैं कैसे इसको कंक्लूड कर लूँगी? ठीक है, बीइंग एन इंग्लिश टीचर आई डोंट नो इसका हिस्ट्री क्या है। मैंने सिर्फ सेंटेंसेस पढ़ के आपको ऊपर ऊपर का मीनिंग बता के चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश की, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द पेपर ऑल्सो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको हर कहानी पता हो जिसके बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं, अरे यार तो समझ में नहीं आ रहा है, एंड यू गिव अप, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम होता है। बट दीज आर द मेथड्स बाय विच यू कैन सॉल्व देम करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 4 sentences are given below, find the odd one out. Subsequent generations of kings hid their tombs in the valley of kings in an attempt to elude the robbers. मतलब किंग की आने वाली जनरेशन्स अपने टोम्स को एक वैली में छुपा के रखती हैं ताकि जो लूटने वाले आते हैं उनसे बचा सके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टोम्स कौन से हैं? फेमस पिरामिड्स हैं जो सेक्रेड माउंड की तरह बने हुए हैं, वेयर गॉड्स फर्स्ट अपीयर्ड इन द क्रिएशन हिस्ट्री, जहाँ पे कहा जाता है कि भगवान खुद सबसे पहले आए थे। थर्ड, द ऑनगोइंग डेसिफरिंग ऑफ hieroglyphic writings and research on the life of peasants is answering several questions on Egyptian culture. आप देखेंगे पहले दोनों क्वेश्चंस में टोम्ब के रेलेवेंस पे बात करी गई थी, यहाँ पे टोम्ब के रेलेवेंस में कोई बात नहीं है, बिल्कुल अलग सेंटेंस दिया गया है। The gigantic pyramids were the conspicuous target for tomb robbers whose plundering jeopardizes the hope for eternal life. तीनों सेंटेंसेस में टोम्ब के रिगार्डिंग बात करी गई है एक्सेप्ट फॉर सेंटेंस नंबर सी, तो हमारा ऑप्शन आएगा सेंटेंस सी। अरे आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर ऊपर से सॉल्व होता चला जाएगा, आपको सिर्फ आनी चाहिए ट्रांसलेशन और अच्छी वोकैबुलरी। स्पॉटिंग द एरर जैसे क्वेश्चन में आपको रूल्स आने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, आप फिर से एरर चूज करना है सेंटेंस में, स्टार्ट टू रिलैक्स अ आवर बिफोर बेड टाइम। यार कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने अ आर लिखा है। कैसे भाई, रेलेवेंसी कैसे बन रहा है? किसी भी बच्चे को पता होता है कि आर के साथ एन यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे एच तो साइलेंट होता है, साउंड ओ की आती है, तो इसीलिए हम इसके साथ एन आर, ठीक है, यूज करते हैं। राइट, तो आंसर होगा हमारा ए पार्ट, आगे पढ़ने की नीड ही नहीं है। 12th, फिर से एरर ढूंढना है। इफ ही हैड बीन एंटर्ड, ओ माय गॉड, लुक एट द सेंटेंस, क्या लिखा है? हैड बीन एंटर्ड, क्या आना चाहिए था? या तो आना चाहिए था हैड बीन एंटरिंग, या आना चाहिए था हैड एंटर्ड। इन्होंने तो दो टेंसेज ही मिक्स कर दिए, तो हमारा आंसर हो गया ए। देखते ही पता लग जा रहा है बेटा, दिमाग लगाना है, आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली दिमाग लगा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें सेंटेंसेस अरेंज करने हैं टू फॉर्म एन अप्रोप्रिएट पैराग्राफ। ठीक है, आइए वही फर्स्ट स्टेप करते हैं, ट्रांसलेट इन हिंदी। क्या कहता है हमारा ये सेंटेंस? पहला सेंटेंस कहता है नेचर राइटिंग एनकम्पासेस अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क। जो हम नेचर राइटिंग करते हैं, ठीक है, वो बहुत सारा काम बताता है हमें। नेचर राइटिंग हैवीली साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देता है हमें, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बताता है। उसी टाइम पे इट इज फ्रीक्वेंटली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन एंड इनकॉर्पोरेट्स पर्सनल ऑब्जर्वेशंस एंड रिफ्लेक्शंस अपॉन द नेचर। नेचर राइटिंग एक नॉन फिक्शन और फिक्शन प्रोज और पोइट्री है अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये कहीं ना कहीं मुझे स्टार्ट सेंटेंस लिख रहा है जो बता रहा है कि नेचर राइटिंग है क्या। ये इसके सेकेंडरी सेंटेंसेज हैं, सेकेंडरी सेंटेंसेज हैं जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे नेचर राइटिंग ऑफन ड्रॉज हेवीली ऑन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट नेचुरल वर्ल्ड, सो विच इंक्लूड नेचुरल हिस्ट्री, एसेज, पोएट्री, सॉलिट्यूड एस्केप एज वेल एज ट्रेवल एडवेंचर राइटिंग। तो ये कुछ थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। These works range from those that place primary emphasis on natural history facts to those in philosophical interpretation predominates। मतलब ये सब जो काम है ये इसी से रिलेटेड है, तो ये भी किसी थर्ड कैटेगरी में ही फॉल कर रहा है। सारे सेंटेंसेस पढ़कर हम कंक्लूड कर पाए स्टार्ट सेंटेंस के बारे में, जो कि हमारा डी है। एंड आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शंस ए और बी तो कट गए। क्वेश्चन आएगा हमें इसमें जहाँ पे स्टार्ट सेंटेंस डी है, एंड सेंटेंस सी है,
तो इसका मतलब ये वाला हमारा सेंटेंस जो हम फिगर नहीं कर पाए थे, ये ऑलरेडी हमें ऑप्शन से पता लग रहा है कि एंड है। देन बीच के ऑप्शंस क्या है? बीच के ऑप्शंस दो हैं, या तो है ए एफ ई बी सी, या फिर है बी एफ ए ई सी। ठीक है, सी तो हम कर चुके हैं ना, सी को तो हटा देते हैं। हमें कंफ्यूजन यहाँ है जिसमें हमारा थर्ड सेंटेंस एफ ही बन रहा है। आइए देखते हैं, दिस इज सेंटेंस नंबर 1, थर्ड सेंटेंस कौन सा है? एफ, ये वाला थर्ड है। हमें फिगर आउट करना है पहले सेकंड, ए या बी। आइए देखते हैं, ए में वो बोल रहे हैं इट एनकम्पासेस अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स, वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स, दीज वर्क्स रेंज फ्रॉम, बन रहा है ना कोऑर्डिनेशन में, तो इसका मतलब ए रेलेवेंस में जा रहा है हमारा। ठीक है, सो डी ए एफ, आगे क्या है? ई बी सी, ई और बी को भी एक बार ही देख लेते हैं। दीज इंक्लूड, मतलब एफ के बाद, इसके बाद दीज इंक्लूड नेचुरल हिस्ट्री, एसेज, यही वर्क्स के बारे में वो डिटेल बता रहे हैं। एंड देन दे आर टेलिंग अबाउट द बी पार्ट दैट इट ऑल्सो ऑफन ड्रॉज अटेंशन ऑन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, और उन फैक्ट्स के बारे में आगे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जा रहा है सी। देखो ऐसे लिख के ऐसे ही पेपर में सॉल्व करना है। आप सोचोगे कि मैं इनको पढ़ के बना लूंगी पैराग्राफ, तो नहीं बनेगा, कुछ भी इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी हम इंफॉर्मेशन डिराइव नहीं कर सकते। बट अगर आप ऑप्शन की हेल्प लेंगे, स्टार्ट और एंड डिस्कवर कर पाएंगे, कोई भी स्टार्ट और एंड में से आपने कोई एक पकड़ लिया तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी कि मुझे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है ना? और काफी बारी ऐसा होता है कि जैसे ऑप्शंस में 2D से ही शुरू हो रहे हैं, तो वो हमें एक थोड़ा हिंट भी दे देते हैं कि स्टार्ट सेंटेंस डी ही होगा, तभी उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, 90% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, लेकिन 10% ऑफ द टाइम दूसरा आंसर बी हो सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रिक नहीं है कि ऐसा ही होगा। ठीक है ना? Question number 14, which of the following statement correctly uses idiom red rag to a bull by substituting the underlying words? The poor subordinates are made scapegoats for the misdeeds of their supervisor. जो उनके supervisor ने गलतियां करी, जो बेचारे subordinate हैं, उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। For me, a person playing double game is someone who specially provokes me. मेरे लिए जो बंदा दो तरफ की बात करता है वो ऐसा होता है जो मेरे को अंदर से provoke कर देता है। Since your boss is well disposed towards you, you must act promptly and ask for a promotion. तुम्हारा बॉस तुम्हारी तरफ बहुत inclined है, तुम्हें उससे promotion लेनी चाहिए। The huge loss to our factory due to floods was a total unexpected disaster. जो भी हुआ वो एक unexpected disaster था। लेकिन हमें तो idiom का मतलब ही नहीं पता ना। Red rag to bull होता है to irritate, ठीक है, to annoy, और इसमें annoy से रिलेटेड सिर्फ एक ही ठीक थी। For a person playing a double game is someone who specially provokes me. तो आंसर क्या आ रहा है? बी। ठीक है ना? नेक्स्ट, select the most appropriate meaning for the given proverb. Knowledge is power. Knowledge ही सब कुछ है। Said when a son is similar to his father, also like mother like daughter. इसका उससे रिलेशन नहीं बन रहा कोई। No one is truly capable of living alone. We need human connections to be healthy. इसमें भी knowledge का कोई connection नहीं आ रहा। When you are in a difficult situation, laughing can make it easier to get through the situation. That's fine, but not making any relevance with knowledge is power. The more you know, the more powerful you can be in different areas of life. Yes, the more you know, the more knowledge you have, the more powerful you can be. तो बिल्कुल direct answer given है। Then next question. अब एक ब्लैंक दिया हुआ है, एक सेंटेंस है, आपको इन ब्लैंक्स में से चूज करना है कि ये सेंटेंस इस पैराग्राफ में एक्चुअली कहाँ फिट करेगा। ओके, रीड करते हैं। सेंटेंस है, एज अ रिजल्ट दे हेल्ड अ ट्रायल एंड सेंटेंस्ड सोक्रेट्स टू डेथ। सोक्रेट्स हैड मेनी डिसिपल्स एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज वाज प्लेटो। तो पैराग्राफ क्या है? प्लेटो रोट सेवरल बुक्स व्हिच हैव कम डाउन टू अस. It is through these books we know that a great deal of his teacher Socrates
The Athenian government, just after the time of Pericles, did not like the methods of Socrates. They told him that if he promised to give up his discussions with common people and changed his way, they would pardon him and let him off. But Socrates refused to do so and preferred to drink the cup of poison, which brought about his death, to giving up what he considered to be his duty. तो ये बात बताई गई है किसी पर्सन प्लेटो के बारे में जिसका टीचर था सोक्रेट्स। सोक्रेट्स के मेथड अथेनियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं थे, तो उन्होंने उसको आखिरी मौका दिया था कि वो अपने मेथड्स छोड़ दे तो वो उसको जीने के लिए परमिशन दे देंगे, लेकिन उसने ऐसा मना कर दिया और ही चोज टू ड्रैंक अ कप ऑफ पॉइजन, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। मतलब ये एक मुहावरा है कि उसने जहर पीना सही समझा। ठीक है, हमारा सेंटेंस था कि एज अ रिजल्ट दे हेल्ड अ ट्रायल एंड सेंटेंस्ड सोक्रेट्स टू डेथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले में तो वो बता ही रहे हैं उसके बारे में, तो ऑप्शन ही कट हो गया। सेकंड में द अथेनियन गवर्नमेंट जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ पेरिकल्स डिड नॉट लाइक द मेथड्स ऑफ सोक्रेट्स। उन्हें सोक्रेट्स के मेथड्स पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक ट्रायल किया और उसको डेथ सेंटेंस दिया। ठीक है, दे टोल्ड हिम कि अगर वो गिव अप कर देगा तो वो उसको लेट गो कर देंगे, मतलब उसका डेथ सेंटेंस माफ कर देंगे, लेकिन उसने वही चूज किया। सही बैठ रहा है, तो इसका मतलब ब्लैंक 2 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। अगर आप उसे यहाँ लिखते एज अ रिजल्ट दे हेल्ड, पहले ही डेथ का बोल दिया, बाद में ट्रायल हुआ, ये तो हो ही नहीं रहा। सेम गोज फॉर फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो, तो आंसर होगा हमारा ब्लैंक नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट एरर, chasing the white stag through the forests, never catching it, of course, for it is a creature of legend। मुझे ना तो यहाँ कोई टेंस का एरर दिख रहा है, ना कहीं preposition मिसिंग लग रहा है। I find no error in this sentence। ठीक है, कैसे पता लगता है? यहाँ पे कोई एरर दिख रहा है, chasing the white stag through the forests, never catching it off, never catching it, of course, for it is a creature of legend। I do not see any relevant error, so the answer is A। आपको पता होना चाहिए कि टेंस सही लगा है, preposition सही लगी है, वो नॉलेज होनी ज़रूरी है, तो ही आप चूज कर पाओगे। 18 क्लोजेस्ट मीनिंग सिनोनिम ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है यार टेंडेंसी टू रिमेन एट, यू नो, कैसे बताऊं, इनर्शिया का एक्चुअली मीनिंग होता है खाली। okay? Ardor, zeal, idleness, stamina। The most closest synonym of inertia is idleness। This is a direct explanation। बिल्कुल डायरेक्ट सिनोनिम है ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, और बहुत कॉमन भी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दोनों क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हैं। A short pithy statement expressing a general truth or role of conduct। General truth, this will come out to be maxim। Outrageous and disgraceful, that is gibberish। Unintelligible speech, no, wait a second। A group of actor, dancers and performers, this is ensemble। तो हमारा A का 3 है, B का 2 है, ऐसा बन रहा है। यस, A का 3 है, D का 2 है, B का 4 है। यस, outrageous, disgraceful, that is egregious, and unintelligible speech is gibberish। What a childish speech is giving, unintelligible, इसमें कोई सेंस नहीं है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट मीनिंग्स हैं, आपको ये याद ही करने होंगे, इनको करने का और कोई तरीका नहीं है, मुझे भी याद ही है। सिमिलरली हियर, वन हु इज अनेबल टू पे द डेब्ट्स, दैट इज एन इंसॉल्वेंट। टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस और पोजिशन ऑफ वेल्थ, वन हु स्विचेस टू एन ऑपोजिंग पार्टी इज टर्न कोट। तो ए का हमारा 2 है, सी का हमारा 1 है, ये देखिए ये ऑप्शन जा रहा है।
तो B3, बाकी दोनों आप फिर डिराइव कर पाते हो, पता है, अगर आपको दो भी पता होते हैं। लाइक आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड, तो मुझे दो ऑप्शंस देख के ही अगला स्ट्राइक कर गया। टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस, पोजिशन और वेल्थ, दैट इज एब्निगेट। टू रिफ्यूज, डिनाई वन सेल्फ, दैट इज अग्रेंडाइज। तो हमारा ऑप्शन आ गया डी। मैं फिर बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है आपको सब पता हो, आपको एक दो का भी आइडिया होता है तो आप बाकी इसमें डिराइव कर सकते हो, ठीक है। और एक दो का आइडिया अगर आपने वर्कशीट्स अच्छे से पढ़ी हैं, आपको आइडिया हो ही जाएगा, 100% पेपर में आइडिया हो जाएगा। PYQ डिस्कशन 2023 फॉर इंग्लिश शिफ्ट 3। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब करेक्ट रिजल्ट बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड ईडियम्स। ईडियम, ऑलरेडी मैं ईडियम्स की एक शॉर्ट सीरीज भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उसको देखते रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में मैं उसको लेकर आ रही हूँ ताकि आप लोग उसे याद रख सकें। यहाँ पे भी हम उसी ईडियम से रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे जो हमारे PYQ में भी आया हुआ है और ससेप्टेबिलिटी है कि वो आपके आने वाले एग्जाम्स में भी आएगा। इट शुड बी वंस अ vowed policy to keep the flatterers at arm's length। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो कि एक बंदे की पॉलिसी होनी चाहिए कि वो फ्लैटरर्स को आर्म्स लेंथ पे रखे, मतलब अपने से दूर रखे। किसे? फ्लैटरर्स को। ना फ्लैटरर्स कौन होते हैं? फ्लैटरर्स वो जो सिर्फ दिखाते हैं कि दे आर विद यू बट एक्चुअली दे आर नॉट, है ना। कंक्लूजन 1 है द फादर अ पर्सन स्टेज फ्रॉम फ्लैटरर्स द बेटर इट इज। somehow it is relatable. Having flatterers around boosts one's self confidence। फ्लैटरर्स से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बूस्ट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया, बी और सी पे बात है। फ्लैटरर्स आर नॉट ट्रू वेल विशर एंड शुड बी केप्ट एट बे। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट कंक्लूजन है क्योंकि हम भी यहाँ आर्म्स लेंथ की बात कर रहे हैं, तो दे शुड बी केप्ट एट अ डिस्टेंस। So the conclusion number 3 is the suitable conclusion for our sentence and idiom. Next question पे चलते हैं, question number 2. Select the word that is closest in the meaning. Closest in the meaning मतलब उसके जैसा ही mean करता है, which is synonym. किस चीज के लिए synonym? For the word glib. G-L-I-B, glib. अब ग्लिब के लिए क्या वर्ड हम यूज करते हैं साइनोनिम में? देखो बेटा, इसका मीनिंग होता है आसान, और आसान के लिए वर्ड यूज किया जाता है इजी। तो डायरेक्ट मीनिंग है क्योंकि आपको जानना और लर्न करना पड़ेगा कि क्या क्या साइनोनिम्स इजी के रहते हैं। सो वन ऑफ द साइनोनिम फॉर इजी इज ग्लिब। ठीक है, ये डायरेक्ट वर्ड है फ्रॉम आवर वर्कशीट्स। देन क्वेश्चन नंबर 3, the sentence below has been divided into 3 parts. Select the part of sentence जिसमें error हो, and if the sentence has no error, select the option no error. मतलब spotting the errors. He had been led to his squad of commandos towards the target of a group of houses when he spotted enemy soldiers hiding in the house. एक बात बताओ, अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? He had been led, वो लेड किया गया, to his squad of commandos। हम बात कमांडो की कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्वाड ऑफ कमांडो होता है या कमांडो स्क्वाड को लीड करता है? अ कमांडो लीड्स द स्क्वाड, और यहाँ पे उल्टा लिखा है लीड हिज स्क्वाड ऑफ कमांडोज, तो इसीलिए यहाँ पे तो मुझे एरर दिख ही रहा है। टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ ग्रुप ऑफ हाउसेस, इस सेंटेंस में आई डू नॉट सी एनी टाइप ऑफ एरर। व्हेन ही स्पॉटेड एनिमी सोल्जर्स हाइडिंग इन दी हाउसेस, ये भी बिल्कुल सही है। द मोस्ट प्रेफरेबल एरर विच आई कैन स्पॉट हियर इज इन दी फर्स्ट पार्ट, तो सी मेरा आंसर हो गया क्योंकि सेंटेंस सूट ही नहीं कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज अ सेंटेंस जो मिसिंग है, उसको कहाँ फिट करना है? लेट्स सी। सेंटेंस क्या है? इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू कंसिडर मोर मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेसी इफ वी आर टू कंप्लीट द ट्रांजिशन वी आर इन।
मतलब अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी मतलब पढ़ाई लिखाई की जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उनको फोर्स में लाना, राइट। एंड ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव। अब पैराग्राफ क्या है, हमें ये सेंटेंस फिट करना है जो मैंने अभी आपको रीड करके हिंदी में मीनिंग बताया, इस पूरे पैराग्राफ में कैसे फिट कर सकते हैं। लिटरेसी हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। लिटरेसी का मतलब है एक एबिलिटी जिससे हम रीड एंड राइट कर सकते हैं। UNESCO defines literacy as the ability to identify, understand, interpret, create, communicate, commute and use printed and written materials associated with varying contexts। कि यूनेस्को इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करता है एंड डिफाइन करता है लिटरेसी को दिस वे। अगर आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग चाहिए तो मैं बता सकती हूँ, यूनेस्को लिटरेसी को क्या बता रहा है, आइडेंटिफाई खोजना, अंडरस्टैंड समझना, इंटरप्रेट बताना, क्रिएट बनाना, कम्युनिकेट बातचीत करना, कंप्यूट इधर से उधर जाना एंड यूज प्रिंटेड एंड रिटन मटीरियल्स एसोसिएटेड विद वेरिंग कॉन्टेक्स्ट, और कुछ रिटन मटीरियल यूज करना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। लिटरेसी इन्वॉल्व करता है enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential and to participate fully in community and wider society। What does literacy involve? लिटरेसी ये कहता है कि हम इंडिविजुअल्स को enable करें आपका गोल अचीव करने के लिए, नॉलेज डेवलप करने के लिए, पार्टिसिपेट फुल इन द कम्युनिटी एंड द वाइडर सोसाइटी। Third, it is no longer sufficient to consider whether a student can read and write। अभी इतना ज़रूरी नहीं रहा है, नो लॉन्गर सफिशिएंट टू कंसिडर कि एक स्टूडेंट सिर्फ रीड और राइट ही कर सके, ये अधूरा लग रहा है ना, ठीक है। अब इसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं बन रहा, इसके साथ एक फॉलो अप सेंटेंस भी होना चाहिए कि अगर लिटरेसी में रीड एंड राइट जरूरी नहीं है तो क्या है, तो इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू कंसिडर मोर मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स एंड टू कंप्लीट द ट्रांजिशन वी आर इन। मतलब लिखना पढ़ना ही जरूरी नहीं है, हमें उन चीजों को और आगे लाना भी जरूरी है। तो मेरे पढ़ते पढ़ते में ही मुझे आंसर पता लग गया। सो दिस सेंटेंस शुड फिट इन ब्लैंक 4 एंड द आंसर इज बी। पहले पेज के चारों क्वेश्चंस आई होप समझ में आए एंड आप लोग क्रैक कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस रीड करते हैं। हाँ जी, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोलता है, क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। जो खुद कांच के घर में रहते हैं उन्हें दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, सबसे कॉमन हिंदी का प्रोवर्ब है जो ये बात कहता है कि जब खुद का घर कांच का हो ना तो सामने वाले को कुछ नहीं कहना चाहिए। मतलब डोंट क्रिटिसाइज समवन, अगर आप परफेक्ट नहीं हो, डोंट बी हिपोक्रीट। somewhat relatable, if someone whom I don't like doesn't like someone else whom I don't like, we can act like friends and unite against the person common in war। इस सेंटेंस का कहीं से कहीं तक इस प्रोवर्ब से लेना देना नहीं है। People who wake up early or who get to places early have a better chance of success। इसका भी कहीं से कहीं तक इस प्रोवर्ब से लेना देना नहीं है। The more you do something, the better you become at it। Yes, that's possible। जितना अच्छा तुम कभी करोगे उतना ही बेटर तुम आगे कर सकोगे। So D option can be the answer। Okay। Read the sixth one। एक बारी रीड कीजिए, I give you a minute। Guys, just a second। I think this is, मैंने confusion में आपको D mark करा दिया। The answer is A part। Don't criticize someone if you are not perfect either। Don't be a hypocrite, क्योंकि यही इसका exact meaning बन रहा है। So the answer is A and not D। Yes, that's the correct situation। There is some misprinting over here। आंसर हमारा ए बनेगा। डू नॉट क्रिटिसाइज समवन, अगर आप परफेक्ट नहीं हैं, बिकॉज ग्लास हाउसेस में रहने वालों को दूसरे पे पत्थर नहीं उछालना चाहिए। इसका मीनिंग यही है कि अगर आप खुद सही नहीं हो तो औरों को क्रिटिसाइज मत करो। आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड एंड मोर ओवर इसमें आंसर भी गलत मार्क था।
आई एम सो सॉरी, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई जस्ट रियलाइज्ड दैट कुछ तो गड़बड़ हुई है। आई एम सो सॉरी गाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है ए पार्ट हमारा। 6th पार्ट पढ़िए, अब चलते हैं आगे 6th पे। आई ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग द सेम। कुछ सेंटेंसेज है PQRS, ठीक है, उन्हें दिखाया गया है, वही ओपनिंग सेंटेंस है, क्लोजिंग सेंटेंस है। अब आपको इन बीच वाले सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है, तो आप कैसे करोगे? ओपनिंग सेंटेंस कह रहा है जेन गुडाल, a renowned primatologist conservationist, was born on April 3, 1934 in London, England। ठीक है, वो किसी जेन गुडाल के बारे में बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो इस पर्टिकुलर प्लेस पे पैदा हुए थे, and he was a renowned so and so। P, she spent several years living among chimpanzees, observing their behavior and documenting social structures। ठीक है, उन्होंने बहुत साल चिंपैंजी के साथ बिताए, उनका बिहेवियर स्टडी किया और डॉक्यूमेंट करा। डॉक्यूमेंट मतलब लिखा उसके बारे में, फाइन। बट कहीं से कहीं तक मुझे ये कंटिन्यूएशन नहीं लग रहा, क्योंकि इससे पहले भी कुछ होना चाहिए, राइट? सो लेट्स कंसिडर इट एज अ मिड सेंटेंस। Inspired by Goodall's work, many conservationists today continue to advocate for the protection of endangered species and their habitats। Goodall's work के कारण काफ़ी लोग आज भी उस काम को आगे से आगे कर रहे हैं। ये भी मुझे मिड सेंटेंस ही लग रहा है, कुछ बिल्कुल ओपनिंग सेंटेंस के बाद फॉलो अप होने वाला सेंटेंस नहीं लग रहा है। Then Goodall's groundbreaking research in chimpanzees in Gombe Stream National Park, Tanzania, challenged existing scientific norms and expanded our understanding of primates। ठीक है, उन्होंने अपनी रिसर्च की थी चिंपैंजीज पे, एंड सो वी फाउंड दी डिटेल। फाइन, दिस ऑल्सो आई फाइंड दैट नॉर्मल सेंटेंस। 1977 में गुडाल ने एक जेन गुडाल इंस्टीट्यूट रेफर किया, डेडिकेटेड टू वाइल्ड लाइफ रिसर्च, कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। देन क्लोजिंग सेंटेंस में जेन गुडाल की कंट्रीब्यूशन हैज लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स वर्ल्ड वाइड। ये हमारा क्लोजिंग सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको कैसे हम रीअरेंज कर सकते हैं वो हमारे लिए, तो आइए देखते हैं। देखो यार, अभी हमें इतना समझ में आ गया कि उसने ये सब काम किया जिसकी वजह से उसको ये एफर्ट्स मिले, और उसका स्टार्ट ये था, ठीक है। बट ये सब काम करने के लिए उसने सबसे पहले अपना कुछ रिसर्च स्टार्ट किया होगा। तो गुडाल्स ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन चिंपैंजीज इन गॉम नेशनल पार्क, Tanzania, challenged existing scientific norms and expanded our understanding of primates। कि उसने वो सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट करी चिंपैंजीज पे, फिर उसने 1977 में वो इंस्टीट्यूट खोला। इंस्टीट्यूट में उसने खूब साल उनके साथ बिताए, उनका बिहेवियर स्टडी किया, और फिर उसके वर्क से इंस्पायर होके आज भी काफ़ी कंजर्वेशनिस्ट ये सब काम करते हैं, राइट? तो मेरे हिसाब से द मोस्ट सूटेबल ऑप्शंस गो विद आर, एस, P एंड, ये हमारा ऑर्डरली सेंटेंस बनेगा, अरेंजमेंट। The option here B is the correct answer. Don't go on bold ones please. I doubt whether they are correct or not. As per my analysis, this will go as the correct answer. ठीक है, क्योंकि आप एक सीक्वेंस फ्रेम कर पा रहे हो। Then question number 7. Select the correct conclusion based on the underlined word. Shopkeeper's gambit was to ask the double price। अब ये जो वर्ड गैम्बिट होता है ना यार, इसका मतलब है कि शॉपकीपर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या थी, उसने क्या चालाकी खेली और एक चीज़ को दुगने दाम में बेच दिया। ये इसका ऑनेस्टली सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है, राइट? अब ये कुछ इलीगल वे आउट नहीं है, इट इज़ जस्ट ए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो उसने अडॉप्ट करी अपनी चीज़ को एक बेटर तरीके से बेचने के लिए। आइए देखते हैं। पहला कंक्लूजन कहता है शॉपकीपर वाज फाइंड फॉर सेलिंग इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट हाफ द प्राइस। ऐसा कुछ फाइन जैसा नहीं है, मैंने पहले ही बोला उसने कुछ इलीगल नहीं किया, तो ये नहीं जाएगा। गिविंग डिस्काउंट्स ऑन एलिवेटेड प्राइसेस इज अ क्लेवर प्लान टू इंटेंडेड टू इंक्रीज सेल्स। यस, दिस कैन बी कि आप डिस्काउंट दे रहे हो, अपनी सेल बढ़ा रहे हो, राइट, प्राइस बढ़ा के, तो ये हो सकता है क्योंकि ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आएगा। कंज्यूमर्स कंप्लेन, अगेन कुछ भी इलीगल नहीं है जो कंप्लेन हो। देन announcement of an assured prize in a lucky draw is a risky action plan to gain advantage। yes, that's right कि आप एक अनाउंसमेंट कर रहे हो कि जिसका प्राइज हुआ उसको ये मिलेगा, ये भी एक तरीका है बेचने का।
तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लग रही है और वही शॉपकीपर का गैम्बिट था टू आस्क डबल द प्राइस. सो बोथ सेकंड एंड फोर्थ आर द रेलेवेंट आंसर्स. अब ऐसा नहीं है कि सारे गलत है, हो सकता है कुछ बीच में ठीक भी हो, राइट. Select the correct conclusion based on the meaning of the underlined word. His false accusations caused indignation all around. ठीक है, उसके गलत इल्जामों की वजह से, एक्यूजेशन होता है इल्जाम, तो उसके गलत इल्जामों की वजह से सब जगह इंडिजिनेशन देखी गई. अब इंडिजिनेशन का मतलब क्या है? Indigenous population has suffered profound justice. It has become a common practice to level allegations against the opposition parties. The unjust treatment meted out to the soldiers caused shock and anger. ये बात सही है क्योंकि इंडिग्नेशन का मतलब है कि आपने सही किया फिर भी आपके साथ एक गलत ट्रीटमेंट करा गया, आपके साथ एक अनजस्टिस करी गई. He has fallen into debt trap and is going through a phase of depression. इस सेंटेंस का कहीं से कहीं लेना देना नहीं है इससे के साथ, क्योंकि जो ये वर्ड इंडिग्नेशन है इसका मीनिंग ही यही होता है कि आप किसी के साथ अनजस्टिस कर रहे हो. So the relevant answer over here as per me is the third one. तो ये रहा, only third is correct. Question number 9 पढ़िए. Please read. Arrange the given sentences in a correct order to form a paragraph. And since there were no enemies, it nested on the ground in complete safety. ये तो कहीं से कहीं starting sentence नहीं लग रहा. The goats ate the undergrowth, which provided the dodo with a cover. Dogs, cats hunted and troubled the old world. ये भी बीच में है कि dodo जो bird है उसको trouble किया गया. Dodo the size of goose securely inhabited the island of Mauritius. ये कहीं से कहीं मुझे शायद starting लग रहा है क्योंकि डोडो के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ रहता था. The pigs, rats were not far behind, who devoured the eggs and young ones, finishing up the feast. ये भी डोडो को खत्म करने की बात है. तो ये सेंटेंस दोनों कहीं मिड में आएंगे. This bird has lost his power of flight since there were no enemies in the island to fly from. Then man discovered Dodo's paradise in 1507 and with him came his familiar so and so and so. तो डोडो एक बर्ड था जो यहाँ इनहैबिट करता था, करेक्ट. उसने अपनी पावर ऑफ फ्लाइट लूज कर दी थी. एंड सिंस देयर वर नो एनिमीज इन द आइलैंड्स टू फ्लाई फ्रॉम, वहाँ पे उसके कोई दुश्मन थे नहीं. तो दिस विल गो एज नंबर 1, दिस विल गो एज नंबर 2. देन मैन ने उसको डिस्कवर कर लिया, साथ ही साथ जो गोट थे उन्होंने उसको खा लिया. पिग्स और रैट्स भी कहीं पीछे नहीं रहे. और एक सेंटेंस हमने मिस कर लिया, फर्स्ट वाला, वो फिट हो सकता है यहाँ पे 3, फिर सेकंड, सॉरी फिफ्थ, फिर फर्स्ट, क्योंकि कोई एनिमीज नहीं थे तो वो आराम से रहता था. लेकिन फिर मैन ने उसको डिस्कवर कर दिया, गोट्स ने खा लिया, पिग्स ने उसका घर उजाड़ दिया. 3, 5, 1, 6, 2, 4 ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट. वो ए, ये वाला पार्ट बीच में आता. Then question number 10, select the most appropriate meaning of the given idiom to make no bones about. मतलब कुछ ऐसा कह देना जिसपे कोई डाउट्स या ऑब्जेक्शंस नहीं हो. ठीक है, तो someone who is unpredictable and can cause damage if not kept in check. No, not actually. Eventually after a long period of time, not relatable only. To state a fact so that there are no doubts or objections, yes, ये हो सकता है. Not willing to accept the idea of others, not. This is the most suitable one. ये डायरेक्ट मीनिंग है ईडियम का, ये आपको लर्न होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे. देन सिनोनिम मालालाइन का बिल्कुल डायरेक्ट मीनिंग है इविल, खराब. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव स्पॉटिंग द एरर. अ ग्रेजुएट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी, Stewart holds a bachelor degree in German studies and a MBA in finance and internal business. ठीक है, MBA, अ से साउंड आ रही है तो a vowel will be used over here and MBA in finance.
मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होता, मैंने जब आर्टिकल्स कराए थे मैंने पढ़ाया था कि अ वर्ड विद साउंड ऑफ वॉवल विल हैव इट इन बिटवीन. Which of the following statements correctly use the idiom kicked up a row? Okay. अब idiom kicked up a row का meaning क्या है? Let's see. Even if we are not able to help our friends, we should not treat them coldly or formally. Machine operator created a big fuss when he was admonished for not following the instructions correctly. Success is important but not by resorting to unfair means. Brother have been running ever around since they had a dispute all over the land. Sentences हमने पढ़ ली है, अब हम idiom का meaning याद करते हैं. क्या था? Kicked up a row का मतलब होता है यार कि unnecessary किसी चीज़ के बारे में ना आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, ठीक है, इशू इतना बड़ा नहीं है, आप उसको और बढ़ाए जा रहे हो. पहले सेंटेंस में तो इससे कोई रेलेवेंट ऑप्शन नहीं है. दूसरा सेंटेंस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फस की बात हो रही है, ठीक है. सी सेंटेंस में लिख रहे हैं सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है बट नॉट बाय रिजॉर्टिंग टू अनफेयर मीन्स, कि गलत तरीके से नहीं हासिल करनी चाहिए. सेंटेंस सही है बट उससे रिलेटेड नहीं है. एंड इवन द फोर्थ सेंटेंस डजंट लाई रेलेवेंट. तो बी सेंटेंस ही सही है एंड हियर बाय द आंसर गोज विद द स्टेटमेंट बी. देन एंटोनिम चूज करना है फॉर द वर्ड इंकैंटेशन. इंकैंटेशन का मतलब होता है इमेजिनरी, इट्स नॉट अ रियलिटी, तो उसका एंटोनिम जाएगा रियलिटी. देन क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कोई एरर नहीं है, आप ढूंढिए. She decided to take a break from work while she needed some time to recharge and rejuvenate. She decided to take a break from work while she needed, no, because she needed, as she needed some time to recharge and rejuvenate. So D part would be the correct answer. Then question number 16, in the following passage कुछ blanks हैं, let's fill with the correct word. Like all the other good things in the world, leisure too can be used properly, और या तो उसको आसानी से यूज किया जा सकता है या उसे अब्यूज किया जा सकता है. तो मेरे हिसाब से द सुटेबल वर्ड कैन बी अब्यूज, लेकिन हाँ कॉन्ट्रेरी पे आपको वेस्टेड विदर्ड भी दिख रहा है तो कैन बी. मोस्ट पीपल डू नॉट नो हाउ टू यूज देयर लेजर सिंपली बिकॉज दे गेट इट सो ईजिली. उनको बहुत आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है ना. मोस्ट डू नॉट नो हाउ टू यूज इट बिकॉज दे गेट इट सो रेयरली. Some people keep wondering what to do, but by the time they figure out या they decide या they resolve to do something, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, it has already vanished. Others, फोर्थ में यही ऑप्शंस हैं, तो इसमें से लॉइटर भी हो सकता है, लाउंज भी हो सकता है. अराउंड स्मोकिंग, गॉसिपिंग, बैकबाइटिंग, tearing reputations to the tiniest bits possible. Still others engaged in some activities. Activities जो आगे लिखी हैं वो कहीं से कहीं तक harmful नहीं है, noxious नहीं है, and the suitable word is baneful. तो anyhow D के सारे पार्ट सही जा रहे हैं, ठीक है ना. एक ऑप्शन से आप सारा आंसर गेस कर पा रहे हो. क्वेश्चन नंबर 17, 4 सेंटेंसेस हैं, इसमें से ऑड वन आउट ड्रॉ करना है. Webs of spider provide the most vivid example of animal structure. ठीक है, animal structure की बात हो रही है यहाँ पर. Man has been using long suspension bridges which bear loads in tension. इसमें animal structure की बात नहीं हो रही है. Animals and birds are great builders. इसमें भी animal और birds की बात हो रही है. Weavers are natural engineers जो tree branches use करते हैं to construct dams. ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं की बात हो रही है. सो ओनली दिस इज द ऑड वन आउट क्योंकि यहाँ मैन से रिलेटेड बात करी जा रही है. देन क्वेश्चन नंबर 18, spotting the error. We will have been being disheartened. सेंटेंस लगा है फ्यूचर परफेक्ट, वहां पे बीइंग नहीं आता, ठीक है, तो ए में ही गड़बड़ है. देन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स बिल्डिंग ऑन फायर इज अ बायगॉट. वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, अ थीस्ट, सॉरी,
the atheist है, who does not believe in the existence of God. Then the one who has narrow and prejudiced religious view. Okay. Answers bolded को मत देखिए, they can be wrong. Actually, person who deliberately sets fire to building is an arsonist, I think. One who devotes one's life to the welfare of other people is the altruist, and who believes, who has narrow and prejudiced religious view is a bigot. So anyhow, first का C है, second का A है, third का D है, and fourth का B है. So this one will go as the correct answer. Here, to pay money to use a product or service regularly, that means subscribe. To order treatment for someone, that is prescribe. To put thoughts into written or printed form, that is transcribe. And this is, तो आंसर होगा A का सेकेंड, B का थर्ड. हाँ, तो ये वाला आंसर जाएगा. फर्स्ट का B. Yes, that's absolutely correct. ठीक है जी, तो दिस वाज द PYQ डिस्कशन. तो हमने 2023 के पेपर के तीनों शिफ्ट के डिस्कशन पूरे कर दिए. इफ यू वांट मोर PYQ सीरीज प्लीज लेट मी नो, देन ओनली आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द मोर PYQs. ठीक है, थैंक यू सो मच.